तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में कि किस तरीके से प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो परफॉर्म होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट रहती है और O2 जो है वो रिलीज करते हैं नॉर्मली। इसका मतलब है कि O2 की रिक्वायरमेंट उनकी बहुत कम है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो हम इसी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है और क्या O2 की रिक्वायरमेंट होती भी है प्लांट्स को या फिर नहीं होती है, और वो उस O2 का करते क्या है, वो जो ऑक्सीजन की उन्हें रिक्वायरमेंट रहती है वो उस ऑक्सीजन का करते क्या है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर को आज हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी बॉडी में या फिर प्लांट की बात करें या डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, आप सैप्रोफाइटिक फंजाई की बात ले लीजिए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात ले लीजिए, आप एनिमल्स की प्लांट्स की बात ले लीजिए, कि किस तरीके से आपके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कि किस तरीके से वो फूड से उनके काफी ज्यादा एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है। तो चलिए बात करते हैं फटाफट से अपने चैप्टर की। और हाँ, इससे पहले हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में कंप्लीट चैप्टर अपनी सीरीज बना चुके हैं, तो आप पहले जाकर के उसे देखिए, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज को डिस्कस किया है, कैंप पाथवे को, C4 साइकिल को, C3 साइकिल और C2 साइकिल को डिस्कस करा है। तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपको एनर्जी के बारे में पता है कुछ, की एनर्जी आपको मिलती कहां से। आपकी बॉडी जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे मूवमेंट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर आपकी डिफरेंट डिफरेंट वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस की बात करें, तो वो किस तरीके से परफॉर्म होती है, उसके लिए एनर्जी कहां से आती है। तो आप सभी का एक ही जवाब होने वाला है कि फूड, कि हम जो फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, और बस केवल वो इनफ होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है कंप्लीटली। और उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए क्या पाथवे होता है, मतलब आपने जो फूड इंजेस्ट करा कि वो किस पाथवे के थ्रू एनर्जी को फॉर्म करता है, इन सभी फैक्ट्स को आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे आप कोई भी फूड की बात करें, तो फूड आप इंजेस्ट करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी है वो कहां से आती है, वो उसके फूड से आती है। तो ये है उसका फूड। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, सैप्रोफाइटिक फंजाई है, या फिर हम बात करें जो आपके डिकम्पोजर्स हैं, तो इन सभी को अपने अपने फूड से एनर्जी मिलती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं और अपना ग्लूकोज एंड सुक्रोज को क्रिएट करते हैं। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। वो प्लांट्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है, आपने जब 10th क्लास पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने जाना होगा कि एक एनर्जी पिरामिड होता है, एनर्जी पिरामिड, ठीक है, एनर्जी पिरामिड, जिसके ऊपर सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद होते हैं आपके हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के बाद होते हैं आपके कार्निवोर्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका एक एनर्जी पिरामिड क्रिएट होता है, जिसमें जो केवल प्लांट्स होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर्स, वो केवल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं, या फिर हम बात करें जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कौन, आपके हर्बीवोर्स। जब हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं जो बेसिकली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए, और हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंड है, बेसिकली आपके कार्निवोर्स, ठीक है, कार्निवोर्स जो आपको हर्बीवोर्स को एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ आते हैं आपके सैप्रोफाइटिक फंजाई वगैरह, जो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड सोर्स के लिए। डेड डिकेइंग मैटर का कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जितने भी सड़े गिरी बॉडीज होती हैं, पत्ते होते हैं, उनको खा करके वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट कहना गलत नहीं है कि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर वो डिपेंड किस पे ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो मतलब ऑल फूड कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट कहना बिल्कुल सही होगा कि सारा का सारा फूड जो है अर्थ के ऊपर वो कहां से आ रहा है, वो आ रहा है फोटोसिंथेसिस से। इसका मतलब आप लोग जान गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं वो कितना जरूरी प्रोसेस है। मतलब अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो प्लांट आपके ग्रो नहीं करेंगे, तो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हर्बीवोर्स कहां से ग्रो करेंगे, और हर्बीवोर्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो कार्निवोर्स कहां से ग्रो कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल फूड्स आर कम फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज टोटली 100% करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो फूड जो इंजेस्ट कर लिया किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, फॉर एग्जांपल एनिमल ने हर्बीवोर्स को कर लिया, प्लांट्स को कर लिया, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लिया, सिंथेसाइज कर लिया, फाइनली आपके सुक्रोज एंड ग्लूकोज क्रिएट कर लिए। फिर उसके बाद उसका होता क्या है, जो फूड आपने इंजेस्ट करा, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जब फूड को इंजेस्ट कर लेता है, ह्यूमन ने कोई भी फूड इंजेस्ट करा है, फॉर एग्जांपल दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, कुछ भी हो गया, जो भी उसने एज अ फूड कंज्यूम करा अपनी बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले वो किस प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसका होता है डाइजेशन। जब हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक तरीके का फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ अ फिजियोकेमिकल रिएक्शन। इस फिजियोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या आता है कि जैसे ही आपने फूड को इंजेस्ट करा, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, वो उस फूड को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से स्मॉल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। अब उस फूड के अंदर जैसे दाल रोटी चावल सब्जी जो भी एटसेट्रा जो भी ह्यूमन ने इंजेस्ट करा अपनी
बॉडी के अंदर, या फिर हम बात कहें प्लांट्स ने, तो फिजियोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से स्मॉल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है, स्मॉल सब्सटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उसके अंदर क्या थे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होंगे किसी भी फूड, अगर आप कुछ भी फूड के तौर पे अगर आप खाते हो तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इन सभी को आप लोग क्या बोलते हैं? इनको बोलते हो आप बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स को आप बहुत अच्छे से डिस्कस करके आ चुके हो, मैं बहुत अच्छे से इसकी वीडियो बना चुका हूं बायोमोलिक्यूल्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के सबसे पहले उन्हें देखिए। इन सभी को क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया। अब जैसे प्रोटीन हुआ उस फूड के अंदर, तो प्रोटीन ब्रेक हुआ किसमें? आपके अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स में। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो वो ब्रेक हुआ आपके ग्लूकोज में, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है बेसिकली स्मॉल सब्सटेंसेस। अब इन स्मॉल सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होता है, ब्रेकडाउन होता है, और इस ब्रेकडाउन को बेसिकली ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है उसे कहा जाता है रेस्पिरेशन। मतलब इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से किस तरीके से एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है, एनर्जी की बात करें, एनर्जी किस तरीके से फॉर्म होती है, तो इसे कहा जाता है बेटा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट एंड रिलीज द एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन के बारे में यह बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ ऑक्सीडेशन, इट इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी और रिलीज एनर्जी। तो इस बारे में एक बात हम यहां पे लिख लेते हैं, जो डेफिनेशन है आपके रेस्पिरेशन की। इट इज अ प्रोसेस इन विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल is completely oxidized and release energy, ठीक है। तो ये बात कहना गलत नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? अब रेस्पिरेशन जो है ये होता कहां है? अब रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन क्या हुआ? आपने अपने जो माउथ था, माउथ के जरिए फाइनली वो गट में गया, फूड जो है वो गट में गया, गट में, और गट से वो फाइनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ गया। यहां पे आ गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम ने क्या करा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कौन से? वो भी आपका ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स है तो ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कर दिया। अगर अमाइनो एसिड्स है तो उनका जो डाइजेशन होता है अमाइनो एसिड का, प्रोटीन का डाइजेशन वो अलग होता है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आता है। जब मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी वर्ड का नाम लिया है मेटाबॉलिज्म, इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है कि आप जो फूड था वो माउथ से कहां गया? गट में। गट में डाइजेस्टिव एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस, डिफरेंट गैस्ट्रिक एंजाइम ने अपना वर्क करा और उसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया। अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स उसमें फूड के अंदर प्रेजेंट था तो ब्रेक हुआ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकोज जाता है सेल्स के पास, ठीक है। ये ग्लूकोज गया सेल्स के पास। सेल के पास जाने के बाद इसका हुआ एब्जॉर्प्शन, सेल में जाकर के एब्जॉर्ब हो गया कंप्लीटली। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। अब ग्लूकोज का एब्जॉर्ब होने के बाद जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, अब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है अब ये थोड़ा स्पेसिफाई हो चुका है। अब इसे बोला जा रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज सेल्स में जाकर के एब्जॉर्ब हो गया है। अब सेल्स में जाकर के एब्जॉर्ब हो गया है तो दो लोकेशन होती हैं जहां पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन अकर होता है। एक होता है इसका साइटोप्लाज्म और एक होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो दो जगह जो होती हैं वहां पर ये सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ये अकर होता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। लोकेशन क्या है? दिस इज द लोकेशन, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है? रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट की, तो इसको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन। समझो यहां पे देखो, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट थी। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद आपका O2 रिलीज हो रहा है। अब O2 जो रिलीज हो रहा है वो यूज हो रहा है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती ऑक्सीजन के मुकाबले। इसका मतलब रिक्वायरमेंट किसकी है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए? सबसे पहले O2 की, फिर उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स की, फिर कुछ एटीपी भी रिक्वायरमेंट रहती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट, और कुछ कोफैक्टर्स की, आपके एनएडी कोफैक्टर, इनकी रिक्वायरमेंट रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और रिक्वायरमेंट रहती है बायोकेमिकल एंजाइम्स की, बायोकेमिकल एंजाइम्स की। तो इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो है आपका बायोकेमिकल एंजाइम्स।
इन बायोकेमिकल्स एंजाइम की अगर हमने बात करें, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में एंजाइम के बारे में पढ़ा था, तो किसी भी एंजाइम को एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपने अपने कोफैक्टर और अपने अपनी ऑप्टिमल कंडीशन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो बायोकेमिकल एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी आपके सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अब इनकी रिक्वायरमेंट ही क्यों चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन की इनकी रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिलेगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में है कंबशन ऑफ ग्लूकोज। हमने जाना कि ग्लूकोज जो है वो सेल के पास आ चुका है, अब उसका सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसकी दो साइड है, या तो वो साइटोप्लाज्म में होगा या फिर कुछ जो होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये बात की बात है। अब उस ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीडेशन करना है उसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जिन्हें बायोकेमिकल एंजाइम नाम दिया हमने। उन सभी कलेक्टिव एंजाइम्स को हमने बायोकेमिकल नाम दे दिया है, बायोकेमिकल एंजाइम्स। अब रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कंबशन ऑफ ग्लूकोज। जब हम कंबशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, हम नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं, जब हम बॉडी के आउटसाइड की बात कर लें, अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो CO2 और वाटर, ये इनके वाटर वेपर रिलीज, ये वेपर फॉर्म में रिलीज होंगे बेसिकली। वेट अ मिनट, मैं इरेज कर दूं उसे। वेपर फॉर्म में ये रिलीज होंगे, ठीक है, वेपर फॉर्म में। जो वेपर फॉर्म में रिलीज होंगे तो आपको आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, और आपकी रिलीज होगी बेसिकली एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, ये रिलीज जो हो रही है, ये हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, हीट। आप इसे ट्रैप नहीं कर सकते जब तक, समझो इस बात को, जब तक आप एंजाइम का यूज नहीं करोगे तो ये हीट एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती रहेगी, और आपकी बॉडी के अंदर या फिर आउटसाइड द बॉडी भी अगर हम लैबोरेटरी स्केल पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ग्लूकोज को बर्न करने का, तब क्या हो रहा है कि बेसिकली वाटर और CO2 तो वेपर फॉर्म में रिलीज हो गए आपकी बॉडी के एनवायरमेंट में, और एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में निकल गई। अब उस हीट को ट्रैप तो करा ही नहीं आपने, आपकी बॉडी ने ट्रैप करा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वेस्टफुल हो गया, एक तो वेस्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, बॉडी में क्या हो रहा है, हीट ही हीट जनरेट हुई जा रही है, हम इस हीट्स को ट्रैप नहीं कर पा रहे, और हीट के ट्रैप करने से होगा क्या, इस हीट को ट्रैप कर पाएंगे तो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं, अदर रिएक्शंस हैं, उसमें ATP की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो कहां से पूरी होगी, वो इसी हीट से पूरी होती है जब आप इसे ट्रैप कर लेते हैं। जब हम बायोकेमिकल एंजाइम्स का यूज करते हैं तो ये इस एनर्जी को ना ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं। और जब ये ट्रैप हो जाती है तो इसका ATP का यूज डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में इसका यूज किया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस में। मतलब आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है वो ATP तो है, तो मतलब ATP का सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी किसी भी फंक्शन को करना है, ट्रांसपोर्टेशन को, रिप्रोडक्शन को, मूवमेंट को, वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन, मसल को ATP रिक्वायरमेंट रहती है, तो उस ATP की डिमांड को कहां से पूरी होगी, वो यहीं से पूरी होगी। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, जो कंबशन ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसमें बायोकेमिकल एंजाइम की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, वो इस वजह से रहती है क्योंकि हम इसमें एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इस ATP का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल फंक्शंस के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बायोकेमिकल एंजाइम हमने यूज करे, और डिफरेंट डिफरेंट बायोकेमिकल एंजाइम हमने यूज करे किसके, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए। अब सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन का साइकिल आता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन पाथवे है, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन पाथवे, इट इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन पाथवे। अब हम बात करें पार्शियल ऑक्सीडेशन पाथवे, मतलब ये हाफली ऑक्सीडाइज करता है ग्लूकोज को। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी लोकेशन कहां है, इसकी लोकेशन होती है बच्चों साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसमें होती है ओवरऑल 10 रिएक्शन इसमें होती है। इसमें ग्लूकोज को जो होता है वो कन्वर्ट करा जाता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करा जाता है आपका पायरुवेट में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके 2 पायरुवेट क्रिएट होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और पायरुवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। अब ये तो पढ़ा हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ये तो एक साइकिल है, इट इज अ काइंड ऑफ अ पार्शियल ऑक्सीडेशन। अगर हमने एक ग्लूकोज दिया है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर के, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होकर के आपके 3 कार्बन के 2 पायरुवेट बना लेगा। फिर उसके बाद और भी साइकिल्स आती है जो पायरुवेट को, क्योंकि हमें ग्लूकोज से फाइनल क्या करना है, फाइनलाइज हमें ग्लूकोज से क्या क्रिएट करना है बच्चों, हमें ATP बनाना है। ठीक है, तो अभी तो ATP नहीं बन रहा है ना, ATP बनाने के लिए पहला जो प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट है वो ग्लाइकोलाइसिस से हमारी पूरी हो गई है। इसके बाद और भी बहुत सारी बायोकेमिकल साइकिल्स आएंगी, जैसे क्रैब साइकिल, HMP पाथवे, और हम बात करें आपका ATP सिंथेसिस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, तो वो सारी की सारी रिएक्शंस अभी आनी बाकी हैं, उनको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब इतना हमने जाना कि ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट क्यों है, कहां है, और क्या होगा ग्लूकोज से। अब हम बात करते हैं थोड़ी प्लांट्स के बारे में। वैसे तो अभी तक हमने जितनी भी बात करी ये सभी प्लांट्स के अंदर ही थी, ग्लाइकोलिसिस भी आपकी प्लांट्स के अंदर ही रन होती है, और सेम कंसेप्ट आपका प्लांट्स के लिए भी है। अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की O2 की रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। क्या प्लांट्स
के अंदर जो O2 होती है उसकी रिक्वायरमेंट होने की वजह से प्लांट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, लंग्स होते हैं। तो आप थोड़ा सोच करके इस बात का जवाब दीजिएगा। तो बताइएगा, जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में जब पूछा था बच्चों से कि क्या ह्यूमंस की तरह ही प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं आपके गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि प्लांट को भी तो O2 की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना आपके सेलुलर रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अभी हमने देखा पीछे की वीडियो में, पीछे की स्लाइड में, कि जैसे प्लांट जो है उसको O2 की रिक्वायरमेंट है, H2O की है, ATP की है, NAD कोफैक्टर की है, और आपके बायोकेमिकल एंजाइम की रिक्वायरमेंट है। तो क्या प्लांट्स के पास भी आपका ऑर्गन्स होते हैं? तो सभी बच्चों ने जवाब दिया जी हाँ, होते हैं। लेकिन प्लांट्स की जो सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है, O2 की रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत कम होती है। अब देखो, जब हम बात करते हैं क्या प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, हाँ जी हाँ करते हैं। वो CO2 क्या होता है, CO2 को क्या करते हैं, फाइनली जब हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो CO2 को वो रिलीज कर देंगे और O2 को जो वो ले लेंगे। सेम टू सेम ह्यूमंस की तरह। कैसे? प्लांट्स डू ब्रीथ, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन एंड दे रिलीज CO2 एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम टू सेम ह्यूमन की तरह। क्योंकि ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग अलग बात है बेटा, ब्रीदिंग के बारे में याद रखना, ब्रीदिंग जो है अलग बात है और रेस्पिरेशन होना अलग बात है। ब्रीदिंग का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज। याद रखना इस बात को। प्लांट्स डू नॉट हैव अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक लंग्स, मतलब कि प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड लंग्स नहीं होते केवल इस एक्सचेंज के लिए, इस O2 रिलीज को, O2 इनहेल करने के लिए और CO2 को एक्सहेल करने के लिए प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है। लेकिन जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब हम लीफ की बात करें या फिर आपके स्टेम की बात करें, रूट्स की बात करें, तो हर एक पार्ट के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड पार्ट है जिनसे वो फाइनली गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है। जब हम स्टेम की बात करें तो उसके पास लेंटिकल्स हैं, लीव्स की बात करें तो उनके पास स्टोमेटा है। अगर हम बात करें रूट्स की तो रूट्स के पास क्या है, रूट हेयर्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज मैथड। सो अब गैसेस एक्सचेंज मैथड तो हो रहा है, अब हम बात करने वाले हैं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको नीड क्यों नहीं है, उनको क्यों इनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि O2 की सप्लाई, इसके पीछे तीन रीजन है वैसे तो, जब हम रीजन फर्स्ट की बात अभी आपके सामने दिख ही रहा है, तीन रीजन है। सबसे पहले उनकी O2 की डिमांड बहुत कम है, O2 की डिमांड बहुत कम, लो है बहुत। दूसरा जो रीजन है उनमें डिफ्यूजिविटी बहुत इजीली हो जाती है, डिफ्यूजिविटी ऑफ O2 वेरी इजी। और तीसरी बात, उन सभी के पास अपने अपने प्लांट पार्ट्स हैं जिनसे वो अपने अपने गैसेस को एक्सचेंज करना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हैविंग अ देयर ओन प्लांट पार्ट्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो सबसे पहला रीजन जो है वो है आपका ईच प्लांट पार्ट मैनेज इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, मतलब हर एक पार्ट प्लांट का अपनी गैसेस एक्सचेंज को मैनेज कर सकता है। कैसे? क्योंकि जब रूट की बात करें तो उनके पास क्या है, आपके रूट हेयर्स हैं। रूट हेयर से गैसेस एक्सचेंज बहुत इजीली हो जाता है, रूट हेयर्स। स्टेम की बात करें तो उनके पास लेंटिकल्स हैं, लेंटिकल्स। लीफ की बात करें तो इनके पास स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उनके पास प्लांट और ह्यूमंस लाइक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है। दिस इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ अ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और जब गैसेस एक्सचेंज की बात होती है कि उनको अपने प्लांट पार्ट के बीच में अगर गैसेस को एक्सचेंज करना है तो बहुत ही कम अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ह्यूमंस की तरह। रीजन टू, प्लांट हैव अ वेरी लो गैस डिमांड, उनको गैसेस की डिमांड बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनके पास बहुत ही मच लोअर रेट देन द एनिमल, देयरफॉर दे डू नॉट रिक्वायर रैपिड ऑक्सीजन सप्लाई। उनको रैपिड ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो CO2 को फिक्स करने के लिए बने हैं। उनका जो मैकेनिज्म है वो CO2 को फिक्स करने के लिए बना है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनके लिए केवल रेस्पिरेशन के लिए है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस O2 is released within the cell itself, so oxygen availability is not a problem। तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी उनके लिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के वक्त जो गैसेस एक्सचेंज की डिमांड होती है वो प्लांट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं और घटा लेते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है, एक्सेप्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज, ईच leaf is adapted to manage its own gases exchange during this photosynthesis period। मतलब फोटोसिंथेसिस के वक्त हर एक प्लांट का पार्ट, जैसे हम लीफ की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो लीफ अपने आप को अडेप्ट कर लेगी, मैनेज कर लेगी गैसेस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा O2 रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हाई रेट पे हो रहा है, और अगर ज्यादा O2 रिलीज हो रहा है तो रेस्पिरेशन भी हाई होगा। अब थर्ड रीजन का मतलब है शॉर्ट डिफ्यूजन डिस्टेंस, मतलब उनके बीच में, सेल्स के बीच में जो डिफ्यूजन डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा कम है। अब किस तरीके से? अब जब हम वुडी प्लांट्स की बात कर रहे हैं, वुडी, ठीक है, वुडी स्टेम जिनके अंदर होता है, उनके अंदर क्या होता है कि वो सबसे पहले, जैसे एक पेड़ है,
आपको डायग्राम बना के समझाते हैं। जैसे पेड़ है तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या होती है, छाल, जिसे आप बार्क कहते हो, बार्क, ठीक है, ये बार्क, दिस इज अ बार्क, पेड़ की छाल बोलते हो ना इसे, बार्क। इस बार्क के पास अंदर की साइड सेल्स होते हैं, वो इसके नियर बाय अरेंज होते हैं ये सेल्स, और ये लिविंग होते हैं नेचर में। ये गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है लेंटिकल्स। ये बेसिकली बार के ऊपर ही होते हैं लेंटिकल्स, लेंटिकल्स, ठीक है। फिर उसके बाद इस पेड़ के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है वुड हेड। वुड हेड, जब आप इस पेड़ को काटोगे तो आप देखते हो कि कुछ इस तरीके से गोल गोल और बीच में कुछ आपका ब्लैकिश होता है, इसको बोला जाता है वुड हेड। वुड हेड ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट, ये बात ध्यान रखनी है आपको, मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, वुड हेड। अब स्टेम की बात करें, लीव की बात करें, रूट्स की बात करें, और ऐसे स्टेम जो वुडी नहीं होते, मतलब कि जो पतले स्टेम वाले होते हैं प्लांट्स, उनके पास क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल होता है, लिविंग, याद रखना है ये लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल है, लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमेटस सेल। ये कुछ अपने आप को लूजली पैक्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से इनके सेल्स के बीच में स्पेस होता है। इन स्पेस में से ऑक्सीजन की डिफ्यूजिविटी इजीली हो जाती है, जैसे एक सेल से दूसरी सेल्स में जाना होता है ऑक्सीजन को, तो बहुत इजीली चला जाता है, तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा डिफ्यूजिविटी डिस्टेंस होती है, बहुत कम हो जाती है। दे फॉर्म अ इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस, दे अलाउ इजी डिफ्यूजन ऑफ अ गैसेस। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, मतलब जो हर एक प्लांट होता है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एयर के साथ कॉन्टैक्टेड रहता है। तो ये था इसका थर्ड रीजन। तो आपने जाना, इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि किस तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, और वो ग्लूकोज से आपकी एनर्जी किस तरीके से फॉर्म होगी, इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। और फूड इंजेस्ट करने के बाद क्या होता है, वो गट में जाता है, बायोकेमिकल एंजाइम वर्क करते हैं, डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद वो रेस्पिरेशन प्रोसेस में जाता है, क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो चुके होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, और ग्लूकोज जाके जब सेल के पास जाकर के ऑक्सीडाइज होने के लिए जाता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्स के अंदर दो जगह पे रेस्पिरेशन होता है, एक होती है आपकी साइटोप्लाज्म और एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स रन होंगी, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए क्या एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्पेशल लाइक ह्यूमंस की तरह नीड होती है, लंग्स की जरूरत होती है, तो नहीं, क्योंकि उनके पास तीन रीजन होते हैं। क्योंकि उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम डिमांड की होती है, और इजी डिफ्यूजिबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, और जो आपके प्लांट होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग और गैसेस एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हमने रेस्पिरेशन प्लांट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करा है बहुत अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स की बात करेंगे। कि जैसे साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलाइसिस किस तरीके से रन होता है, कौन कौन से एंजाइम उसमें रिक्वायर्ड रहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म की, कि मेटाबॉलिज्म में क्या, ये मेटाबॉलिज्म जो वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर आपके एनाबॉलिज्म आता है, कैटाबॉलिज्म आता है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस एनाबॉलिक साइकिल है, फिर कैटाबॉलिक साइकिल है, या फिर एम्फीबॉलिक साइकिल है, किस तरीके की साइकिल्स है, क्रैब साइकिल किस तरीके की साइकिल है। तो इन सभी चीजों के बारे में, जितनी भी साइकिल्स हैं, जितने भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड साइकिल्स हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायोनेक्टर्स एंड बने रहिए, और थर्ड में के एग्जाम की तैयारी करते रहिए फटाफट से। और इस चैप्टर को भी हम फटाफट से कंप्लीट करके आपकी पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी के आपके रेस्पिरेशन प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।